क्या महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में अघाड़ी मोर्चे का जीतना तय है? यानी कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के मोर्चे का जीतना तय है। आखिर पिछले 4 महीनों में ऐसा क्या हुआ है कि अब लोग कहने लगे हैं कि मुकाबला कांटे का है। लोग यह भी कहने लगे हैं कि 288 में से 222 सीटें ऐसी हैं जिसमें मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता है, यानी कि जीत किसी को मिल सकती है। आखिर क्या हुआ दोस्तों? 48 सीटों में अघाड़ी को 31 सीटें मिली थी और भाजपा गठबंधन को महज 17 सीटें। वो एंटी इनकम्बेंसी लहर का सामना कर रहे थे, मगर 4 महीनों में पूरा खेला बदल जाता है। आखिर क्यों? क्या इसका लिंक कहीं ना कहीं हरियाणा विधानसभा चुनावों के नतीजों के साथ है? आखिर क्या हो रहा है महाराष्ट्र की सियासत में? आज मेरे शो में मैं आपको महाराष्ट्र की इस वक्त जो सियासत है उस पर खबर पेश करने वाला हूं। इस वक्त सियासत कौन सी दिशा ले रही है और उसे समझने के लिए आपको एक एक मुद्दे पर गौर करना पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहले बात आती है महाराष्ट्र के अस्मिता की। जी हां, अगर अघाड़ी की बात करें यानी उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के मोर्चे की बात करें तो वो लगातार महाराष्ट्र के अस्मिता और मराठा अस्मिता की भी बात कर रहे हैं और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्द का सबब बनी हुई है। मैं आपका ध्यान दोस्तों इस तस्वीर की तरफ खींचना चाहूंगा। यहां आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पेन के प्रधानमंत्री सैंचेज के साथ वडोदरा में C295 टाटा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट का उद्घाटन कर रहे हैं। अब कांग्रेस और उद्धव सेना यह आरोप लगा रही है कि जिसका उद्घाटन, जिसका काम महाराष्ट्र में होना चाहिए था, आप वो गुजरात ले गए। यानी कि महाराष्ट्र की परियोजनाएं लगातार गुजरात ले जा रही हैं। आपको याद होगा दोस्तों, लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे ने अपनी तमाम सभाओं में इस बात का जिक्र किया था और इसे अब जोर शोर से उद्धव सेना और कांग्रेस उठा रही है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस मुद्दे पर क्या कहा है पवन खेरा ने आपके स्क्रीन पर। पवन खेरा यहां पर कह रहे हैं कि आखिर महाराष्ट्र के साथ भेदभाव क्यों? उनका बयान आपके मोदी जी, महाराष्ट्र से भेदभाव क्यों? नागपुर में लगने वाले टाटा एयरबस C295 फैसिलिटी का वडोदरा में उद्घाटन कर महाराष्ट्र के जख्म पर नमक छिड़के जा रहे हैं। देश की आर्थिक राजधानी गुजरात ले जाने की साजिश की जा रही है। आपकी सरकार के दबाव में गुजरात भेजे गए 17 बड़े उद्योग, वेदांता, फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्लांट से लेकर टाटा एयरबस, यही नहीं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, डायमंड ट्रेड सेंटर, बल्क ड्रग पार्क वगैरह वगैरह भी महाराष्ट्र से छीन लिए गए। भेदभाव और बंटवारे की सियासत अब नहीं चलेगी। यही नहीं दोस्तों, उद्धव सेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी यही कह रही कि किस तरह से महाराष्ट्र की जनता के साथ भेदभाव किया जा रहा है और यह अपने आप में दोस्तों एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। इसके जरिए यह बतलाया जा रहा है कि किस तरह से गुजरात में तमाम उद्योग जा रहे हैं और नुकसान किसी और का नहीं, महाराष्ट्र का। और सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र जो देश की आर्थिक नब्ज है उसका वो वजूद उससे नोचा जा रहा है, छीना जा रहा है। और बात वहां नहीं रुकती, बात सिर्फ महाराष्ट्र के अस्मिता की नहीं है, मराठा अस्मिता की भी है। याद कीजिएगा दोस्तों, लोकसभा चुनावों में क्या हुआ था। मराठाओं को लेकर आरक्षण का मुद्दा बहुत ही ज्वलंत बन गया था और बात वहां पर नहीं रुकी। राहुल गांधी ने अपनी तमाम सभाओं में कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें मिल गई तो वो लोग संविधान को खत्म कर देंगे। और ये शब्द राहुल गांधी के ही नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अपनी सभाओं में कहते थे कि आप हमें 400 सीटें दे दो, हम संविधान बदल देंगे। तमाम बड़े नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी उसे खारिज भी नहीं किया। कहने का अर्थ साफ था। लोकसभा, महाराष्ट्र के लोकसभा चुनावों में इस मुद्दे की गूंज सुनाई दी। नतीजा, मराठा, दलित और मुसलमानों ने खुलकर और साथ ही अति पिछड़े वर्गों ने खुलकर अघाड़ी के पक्ष में वोट दिया। नतीजा आपके सामने है। अब क्या हो रहा है दोस्तों? हरियाणा के नतीजे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को सफलता का एक सूत्र दिखाई दे रहा है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। हरियाणा में क्या हुआ था दोस्तों? हरियाणा में कांग्रेस के पास कई मुद्दे थे। महिला पहलवानों के साथ जो ज्यादती हुई वो वाला मुद्दा था, अग्निवीर वाला मुद्दा था, इसके अलावा किसानों वाला मुद्दा था। फिर भी वो चुनाव हार गई। क्यों? क्योंकि उसने 90 सीटों में से करीब 70 सीटों की बागडोर जाट नेता भूपेंद्र हुड्डा के हाथों में दे दी थी। ऊपर से कुमारी शैलजा पार्टी का सहयोग बिल्कुल नहीं कर रही थी। और इससे क्या हुआ दोस्तों? इससे जाट वर्सेस अन्य बिरादरियों का कंसोलिडेशन शुरू हुआ। वो लोग एकजुट हुए, लामबंद हुए। नतीजा आपके सामने है।
लोगों में संदेश देने की कोशिश की गई कि अगर भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो जाटों का राज आ जाएगा और अन्य जातियों पर वो अत्याचार करेंगे। यह डर काल्पनिक था, मगर भारतीय जनता पार्टी इस डर पर खेलना जानती है। अब यह बताया जा रहा है दोस्तों, यही चीज महाराष्ट्र में लागू करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए सामने उभर कर आता है भाजपा का बटेंगे तो कटेंगे का नारा। उसकी मैं चर्चा करूंगा, मगर सबसे पहले मराठा अस्मिता। अब यह कहा जा रहा है कि दोस्तों यहां पर यह फॉर्मूला अपनाया जाए, मराठा वर्सेस अन्य। मगर अगर भारतीय जनता पार्टी यह फॉर्मूला यहां लागू करती है तो यह बुरी तरह से बैकफायर होने वाला है, और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि हरियाणा के अंदर जाटों की तादाद करीब 22 से 30% थी। महाराष्ट्र में मराठा जो समुदाय है उनकी तादाद जो करीब 33% है। फर्क है बहुत बड़ा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप मराठाओं को अलग थलग करेंगे, यानी भाजपा अगर मराठाओं का अपमान करती है और उन्हें अलग थलग करती है, तो उनके साथ दलित भी जुड़ जाते हैं और मुसलमान भी। और जब ये जुड़ जाएंगे और साथ में कुछ अन्य पिछड़ी जातियां भी, तो अघाड़ी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए यह फॉर्मूला यहां पर लागू नहीं होने वाला है, कामयाब नहीं होने वाला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक फॉर्मूला लेकर आती है जिसका नाम है बटेंगे तो कटेंगे, जिसके जरिए आप हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलो। मगर हकीकत यह भी है दोस्तों कि हिंदू मुस्लिम का फॉर्मूला महाराष्ट्र में काम नहीं आने वाला, और मैं आपको बताता हूं क्यों। याद कीजिएगा, टी राजा सिंह, लोकसभा चुनावों से पहले यह व्यक्ति गली गली घूमकर जहर घोल रहा था। नतीजा यह हुआ, औरंगाबाद में सांप्रदायिक तनाव भी पैदा हुआ। कई जगहों पर यात्रा निकाली जा रही है। देवेंद्र फडणवीस इतने डेस्परेट हैं, इतने बौखलाए हुए हैं कि वो ये तक कह रहे हैं कि वो लोग तो ऐलान करते हैं, हम शंखनाद करते हैं, वोट जिहाद और न जाने क्या क्या। इनकी बौखलाहट देखो, सत्ता में है, 11 साल से केंद्र में है, फिर भी हिंदू खतरे में है। इसीलिए अब उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका नारा बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया जा रहा है। क्या यह बीजेपी को जीत दिलवा सकती है? दोस्तों सबसे बड़ी बात, डर जो है ना, यह बहुत ही दिलचस्प होता है। यानी कि अगर आप किसी को डरा दें तो उस डर के चलते वो आदमी कुछ भी कर सकता है। यानी कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति के जरिए हिंदुओं में डर पैदा कर लेती है तो जरूर उनका यह स्लोगन बटेंगे तो कटेंगे कामयाब हो जाएगा। मगर अघाड़ी को इसका जवाब देना पड़ेगा। और मैं आपके सामने दोस्तों एक बयान पेश करना चाहता हूं। आपके सामने यह है शिरूर लोकसभा सीट से सांसद डॉक्टर अमोल कोल्हे। ये एनसीपी शरद पवार फैक्शन के नेता हैं। सुनिए बटेंगे तो कटेंगे के नारे का क्या मुंह तोड़ जवाब यहां पर डॉक्टर अमोल कोल्हे दे रहे हैं। इनके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। भाजपा की सोच को पूरी तरह से धराशायी कर दिया उन्होंने। बटेंगे तो कटेंगे कहने वालों जरा हमें यह भी बता दो, बटेंगे तो कटेंगे कहने वालों हमें जरा यह भी बता दो, क्यों काटा महाराष्ट्र के युवाओं का रोजगार और बांट दिया गुजरात को। 5.5 लाख कोटीची गुंतवणूक केली भावाहू, लाखों तरुणांच्या हातचा रोजगार गेला। तो बटेंगे तो कटेंगे कहने वालों जरा ये भी बता दो, क्यों काटा महाराष्ट्र के युवाओं का रोजगार और बांट दिया गुजरात को, क्यों काटा किसानों के कर्ज माफी का हक और बांट दिया चुनिंदा पूंजीपतियों को। 26 लाख कोटीचं कर्ज माफ झालं ठराविक उद्योगपतींचं, पण तुमच्या 7/12 कोरा झालेला नाही। आणि म्हणून हा प्रश्न है, क्यों काटा किसानों के कर्ज माफी का हक और बांट दिया पूंजीपतियों को, क्यों काटा मराठी पार्टियों को और बांट दिया आपने सत्ता के दलालों को। आपने अगर अघाड़ी के नेता इस तरह से काम करेंगे तो यकीनन उन्हें जीत हासिल होगी। मगर पिछले कुछ दिनों से लगातार गठबंधन के अंदर जो है सिर्फ टब्बल की विभाजन की खबरें आ रही हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, उद्धव ठाकरे अब तक चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतरे? राहुल गांधी शरद पवार को जिस तरह से चुनावी मैदान में उतरना चाहिए दिखाई क्यों नहीं दे रहे? इनमें सामंजस्य की साफ तौर पर, आपको याद होगा टिकट बंटवारे से पहले नाना पटोले, संजय राउत लगातार एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे थे। नाना पटोले जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के अंदर, उनके खिलाफ उद्धव सेना है कि इनके रहते हम साथ में काम नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा उद्धव ठाकरे जो कि मुख्यमंत्री थे जब इनकी सरकार हुआ करती थी, अब तक उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है। मेरे एक करीबी पत्रकार हैं, उन्होंने मुझे एक बहुत दिलचस्प जानकारी दी है। उनकी मुलाकात उद्धव ठाकरे से हुई थी और उद्धव ठाकरे ने उन्हें एक बातचीत में बताया कि मुझे राहुल गांधी ने भरोसा दिया है कि अगर हम सत्ता में आ गए, अगर हमें बहुमत मिल गया तो वो मुझे ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। मगर यहां एक पेच है,
लोकसभा चुनावों को याद कीजिए दोस्तों, क्या हुआ था? तीनों एक साथ चुनाव लड़े थे, मगर स्ट्राइक रेट की बात करें, यानी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा और कितनी पर जीते, इसमें सबसे खराब रिकॉर्ड उद्धव सेना का था। सबसे अच्छा रिकॉर्ड कांग्रेस, दूसरे नंबर पर शरद पवार और तीसरे नंबर पर उद्धव सेना। अब कल्पना कीजिए, अगर महाराष्ट्र के चुनावों में अघाड़ी गठबंधन जीत जाता है, मगर अगर उद्धव सेना का स्ट्राइक रेट, यानी जितनी सीटों पर लड़े उसके मुकाबले जितनी सीटों पर जीते उसका प्रतिशत सबसे कम रहा, तो स्वाभाविक सी बात है कांग्रेस में से कई नेता होंगे जो इसे स्वीकार नहीं करने वाले हैं और कांग्रेस में एक बगावत की स्थिति पैदा हो सकती है। तो इसलिए इस वक्त गठबंधन में कई दरारें हैं, कई दिक्कतें हैं और ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन अपने इतिहास से सबक नहीं ले रही है। और इतिहास अच्छा वाला भी बुरा वाला। बुरा वाला हरियाणा, जहां पर कांग्रेस अहंकार के चलते चुनाव लड़ती रही, ना उन्हें समाजवादी पार्टी को साथ लिया और ना आम आदमी पार्टी को साथ लिया, नतीजा आपके सामने है। और अच्छा इतिहास खुद महाराष्ट्र का, एक साथ लड़े, मुद्दे उठाए, नतीजा आपके सामने है, भाजपा सुपड़ा साफ। अब अघाड़ी के लिए अच्छी बात यह है, मैं आपको बताता हूं क्या है, कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ हर गुजरते दिन के साथ गिर रहा है। आपने एक चीज पर गौर किया होगा, कई लोग एनसीपी अजीत पवार फैक्शन में शामिल हो रहे हैं, एकनाथ शिंदे की पार्टी में भी शामिल हो रहे हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले लोगों की तादाद बहुत कम है। क्यों? क्योंकि सही मायने में यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है चुनाव, और इसी वजह से हर गुजरते दिन के साथ एकनाथ शिंदे की ताकत बढ़ती जा रही है। सोच के बड़ा अजीब लगता है दोस्तों कि याद कीजिए, जब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया था तब उन्हें रबर स्टैंप सीएम बताया था, मगर धीरे 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 कई योजनाओं के तहत अपने आप को लोगों के प्रति एक्सेसिबल बनाकर, स्वीकार्य बनाकर उन्होंने अपने कद को बढ़ाया। और कैसे? लाड़की बहन योजना 1500 रुपए प्रति माह, इसने गठबंधन के लिए शानदार काम किया है। यही नहीं, जैसे मैंने बताया, एकनाथ शिंदे हर गुजरते दिन के साथ आप उनसे आसानी से मिलने जा सकते हैं, एक्सेसिबल हैं, उनसे मिल सकते हैं, जो बाकी नेताओं के साथ नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी जो उन्हें रबर स्टैंप मानती थी, आज की तारीख में अगर हम युति गठबंधन की बात करें, यानी एनडीए की बात करें, तो एकनाथ शिंदे उनके सबसे बड़े नेता बन गए हैं। आप देखिएगा, इस बार चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बहुत ज्यादा मौजूदगी नहीं होने वाली है। एकनाथ शिंदे का आप चेहरा देखेंगे। हालांकि आपने एक और चीज पर गौर किया होगा, बावजूद इसके एकनाथ शिंदे को चेहरे के तौर पर पेश नहीं किया जा रहा है। यह इस बात का प्रमाण है कि एनडीए गठबंधन में कितनी दरारें हैं, और इस बात को समझना पड़ेगा। आरएसएस हो, भाजपा के कई नेता हो या एकनाथ शिंदे, वो अजीत पवार की मौजूदगी से खुश नहीं है। एकनाथ शिंदे के एक नेता ने तो यह तक कह दिया था कि जब मेरे साथ अजीत पवार पार्टी का कोई नेता बैठता है तो मुझे उल्टी आती है। फिर भी अजीत पवार उनके साथ हैं, यानी कि ऑल इज नॉट वेल इन द गठबंधन। मगर हो क्या रहा है दोस्तों, पिछले कुछ अरसे से, चाहे लाड़की बहन योजना हो या फिर लाखों किसानों को हर महीने 5,000 रुपए देने की बात, इन तमाम योजनाओं की वजह से एनडीए ने वापसी की है माइनस बीजेपी। बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है, मगर गठबंधन हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रही है। ऊपर से अघाड़ी, जिसके पास मोमेंटम था, जिसके पास गति थी, वो अपने अंदर जो मतभेद हैं उसके चलते अब हल्की दिखाई दे रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो हारने वाले हैं, नहीं, मगर इसके चलते, जैसे मैंने आपको बताया, 288 में से 220 सीटों पर मुकाबला कांटे भरा हो गया है। और आपके जहन में सवाल होगा कि बाकी 68 सीटों पर कौन जीत रहा है? तो इसमें कोई भी जीत सकता है, जो जहां मजबूत है वो वहां जीत जाएगा। इसमें अघाड़ी वाले लोग भी हैं और युति वाले लोग भी हैं, यानी एनडीए भी है और उद्धव सेना, शरद पवार और कांग्रेस का गठबंधन भी है। मगर 220 सीटों पर कोई भी जीत सकता है, यह 4 महीने पहले संभव नहीं था। 4 महीने पहले माना जा रहा था कि उनका जीतना तय है, मगर ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन कहीं कमजोर पड़ गई, लचर पड़ गई, जो उसका अंदाजे बयां है। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी एक बहुत दिलचस्प खेल खेल रही है। नतीजे कब आ रहे हैं? 23 नवंबर को। और क्या आप जानते हैं विधानसभा कब भंग हो रही है? 26 नवंबर को। यानी कि अगर अघाड़ी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला, और अगर किसी भी मोर्चे को बहुमत नहीं मिला, तो आप जानते हैं उसका क्या परिणाम होगा? 3 दिन बाद विधानसभा भंग हो जाएगी, महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट्स रूल हो जाएगा, यानी भाजपा का शासन। और अब दूसरी बात, इस पर भी गौर कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी जो स्वतंत्र उम्मीदवार हैं उस पर पानी की तरह पैसा बहा रही है। यही इन्होंने हरियाणा में भी किया था और उसका उन्हें परिणाम भी मिला था।
यानी कि अगर इंडिपेंडेंट्स बड़ी तादाद में जीत कर आते हैं तो साम दाम दंड भेद से प्रेसिडेंट्स रूल लगने के बाद भाजपा उन्हें अपनी तरफ कर लेगा। इसलिए इंडिया गठबंधन के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, उनके अपने सर्वाइवल के लिए, कि जितने दिन बचे हैं आप ईमानदारी से चुनाव लड़ें, मिलकर चुनाव लड़ें। उद्धव, शरद पवार, राहुल कई एक साथ रैली करें, मंच पर दिखाई दें, एक रैली नहीं दर्जनों रैली में, फिर इसका संदेश ही कुछ और जाएगा। मगर क्या वो ऐसा कर रहे हैं? क्या वो रोड शोज कर रहे हैं? यह आपके सामने है। क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद से चुनाव जीतना जानती है, उसके पास पैसा है, एजेंसीज है, और आपके सामने ढेरों मिसालें। एकनाथ शिंदे क्यों गए भाजपा के पास? केसेस थे, उनके कई ऐसे विधायक थे जिन्हें ईडी और इनकम टैक्स परेशान कर रही थी, अब नहीं कर रही है। अजीत पवार, नारायण राणे, छगन भुजबल, इन सब पर केसेस थे, अब नहीं है। क्यों? क्योंकि भाजपा में शामिल हो गए या भाजपा गठबंधन में चले गए। अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। नवाब मलिक शरद पवार के साथ थे, अब इनकी बेटी अणुशक्ति नगर में स्वरा भास्कर के पति फहद के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, और अणुशक्ति नगर में नवाब मलिक की अच्छी खासी मौजूदगी है। उनकी बेटी सना, जिनका नाम है, वो चुनाव लड़ने वाली हैं फहद के खिलाफ। अब नवाब मलिक तो लगातार भाजपा के खिलाफ बोलते थे ना, नवाब मलिक को भाजपा ने जेल भेजा था, नवाब मलिक के बारे में न जाने क्या क्या भाजपा ने कहा है कि भाई अपराधी हैं, अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात हैं, मगर आज वो अजीत पवार के साथ हैं। मानखुर्द में वो टक्कर दे रहे हैं अबू आजमी को, और अणुशक्ति नगर में उनकी बेटी टक्कर दे रही है एक बार फिर शरद पवार फैक्शन की तरफ से मैदान में उतरने वाले फहद को, जो कि स्वरा भास्कर के पति भी हैं। यह क्या बतलाता है दोस्तों? ताकत का खेल बाबू भैया, एजेंसीज का खेल, पैसे का खेल। एजेंसीज के डर से आज की तारीख में यह शख्स नवाब मलिक भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का की मदद कर रहा है, और इसके अलावा कुछ नहीं। और यही एजेंसीज की ताकत हमने बाकी नेताओं में भी देखी, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो नारायण राणे हो, छगन भुजबल हो, इन तमाम नेताओं पर एजेंसीज की हमने ताकत को देखा। इत्तेफाकन नवाब मलिक ने एक बहुत दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि अजीत पवार किंग मेकर बन सकते हैं। अब इस बयान को आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, इसके क्या मायने हैं। आखिर नवाब मलिक ने ऐसा क्यों कहा कि वो किंग मेकर बन सकते हैं? तो मैं आपको पर्दे के पीछे लेकर चलना चाहता हूं। मेरे कई पत्रकार दोस्त मुझे बता रहे हैं कि इस वक्त शरद पवार ने जानबूझकर जिन सीट्स पर अजीत पवार ताकतवर हैं वहां कमजोर उम्मीदवार उतारे हैं, और उसी तरह से अजीत पवार ने भी जिन सीट्स पर शरद पवार ताकतवर हैं कमजोर उम्मीदवार उतारे हैं। यानी कि पर्दे के पीछे इनके बीच में एक तालमेल दिखाई दे रहा है। अब इसके दो कारण हो सकते हैं और दो परिणाम हो सकते हैं। कैसे? जैसे ही चुनावी नतीजे आएंगे, अजीत पवार शरद पवार के पास चले जाएंगे, दोनों एक हो जाएंगे। क्योंकि मुझे बतलाया जा रहा है कि देखिए, शाम को तो अजीत पवार शरद पवार की उम्र पर ताना देते हैं, बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, मगर फिर रात को यह पूरा परिवार मिलकर डिनर भी करता है, पार्टी भी करता है। तो यह बात हजम नहीं हो रही है। पर्दे के पीछे शरद पवार और अजीत पवार के बीच में तालमेल है, और यह तालमेल किसी भी तरफ जा सकता है। अजीत पवार इस तरफ भी आ सकते हैं, और दूसरा, क्या शरद पवार उस तरफ जा सकते हैं? कई लोग कह रहे हैं ऐसा संभव नहीं है, मगर मेरे एक पत्रकार दोस्त कह रहे थे कि अगर शरद पवार बीजेपी के पास जाते हैं तो उसका फायदा पार्टी को हो सकता है। कैसे? शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले केंद्र में मंत्री बनाई जा सकती हैं। उन्हें या तो एमओएस फाइनेंस बनाया जा सकता है, वित्त राज्य मंत्री बनाया जा सकता है, या डिफेंस मंत्री बनाया जा सकता है, स्टेट डिफेंस मिनिस्टर बनाया जा सकता है। और क्या पता, ऐसे में अजीत पवार का जो सपना था महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ये तमाम थ्योरीज हैं जो चर्चा में हैं, और ये चर्चा में क्यों हैं? क्योंकि पर्दे के पीछे शरद पवार और अजीत पवार के बीच में एक सांठगांठ दिखाई दे रही है। आपके बीच में मुकाबला है, फिर भी यह सहयोग क्यों? इसीलिए चिंताजनक बात है। बहरहाल, नवाब मलिक की मैं बात कर रहा था दोस्तों, तो जयंत पाटिल ने करारा ताना मारा है भाजपा के ऊपर, और पूछ रहे हैं कि इन्हीं नवाब मलिक के बारे में आपने क्या क्या नहीं कहा था। अभी आपकी पार्टी में शामिल हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं। सुनिए क्या कहा जयंत पाटिल ने। नवाब मलिक जी के उनके ऊपर बहुत आरोप भाजपा ने किए थे, और वहां पे उनकी लड़की जो है वो अणुशक्ति नगर से इलेक्शन लड़ने वाली है। वो अणुशक्ति नगर में इलेक्शन लड़ने वाली है, लेकिन उसको सपोर्ट बीजेपी का ही है, तो दोनों एक ही है। और
जिस भाजपा ने नवाब मलिक को अरेस्ट किया था, बहुत साल से ज्यादा उनको अरेस्ट करके अंदर रखा था, उनको अब भाजपा उनकी लड़की को टिकट दे रही है और उनको भी टिकट देने जैसा ही है, ऐसा मुझे लगता है। तो जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, एजेंसीज का खेल बाबू भैया, एजेंसीज का खेल। इसके अलावा हमें कुछ चेहरों की भी चर्चा करनी पड़ेगी दोस्तों, और हर चेहरे के अपने मायने हैं। देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ नागपुर में जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, प्रफुल्ल वर्दे पाटिल मैदान में हैं, जो कि कुणबी समुदाय से आते हैं। बताया जा रहा है कि यह चुनाव देवेंद्र फडणवीस के लिए बहुत मुश्किल है। इनके सितारे एक अरसे से गर्दिश में हैं। मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, फिर अपमान का घूंट पीना पड़ा, आंसू निकले, फिर भी इन्हें डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। अमित शाह के साथ जो इनकी रंजिश थी वो इनके लिए बहुत भारी पड़ी, और बताया जा रहा है कि जो भी नतीजे आएंगे, इसकी गुंजाइश बहुत कम है कि देवेंद्र फडणवीस को किसी भी सूरत में फायदा होगा। मगर हां, अगर 150 सीटों में से, ध्यान से सुनिएगा, अगर 150 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 100 से ज्यादा सीटें मिल जाती हैं, जिसकी गुंजाइश कम है क्योंकि आप जानते हैं कि एनडीए में सबसे ज्यादा सीटों पर मैदान में बीजेपी है, और अगर बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं तो देवेंद्र फडणवीस के लिए अवसर है, मगर उनके रास्ते में खड़े हुए हैं अमित शाह, तो उनके लिए हर तरफ से मुश्किलात हैं। हो सकता है कि अगर युति यानी कि एनडीए ये चुनाव हार जाए तो देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में भी शिफ्ट किया जा सकता है। मुकाबला बहुत दिलचस्प है दोस्तों। उन यूट्यूबर्स के बहकावे में बताइए जो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का जीतना तय है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। इन यूट्यूबर्स को आप सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नगर निगम का चुनाव भी नहीं जीत सकते। मैं आपके सामने असली तस्वीर पेश करता हूं, और आज मैंने किसी के भी जीत का दावा पेश नहीं किया। मैंने आपके सामने सिर्फ तथ्य रखे हैं जो इस वक्त मौजूद हैं, और मेरा वादा है कि आने वाले दिनों में रोज या कम से कम एक दिन छोड़कर महाराष्ट्र से जुड़ी सियासत, झारखंड से जुड़ी सियासत की पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।